नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि जो 4 बड़ी खबरें आई हैं जो आपके लिए हैं, वो बेसिकली अलग अलग जगहों से आ रही हैं और अलग अलग सेक्टर की लग रही हैं, लेकिन इन सबके पीछे एक ही सवाल छिपा हुआ है कि दुनिया अपनी सप्लाई चेन को लेकर इतनी बेचैन क्यों है। चीन में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हाइब्रिड चावल तैयार कर लिया जिसका बीज किसान बार बार बाजार से खरीदे बिना खुद उगा सकते हैं, और रूस ने अपने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगा बैन पूरे 2026 के लिए बढ़ा दिया है। भारत कह रहा है कि अमेरिका के साथ चली ट्रेड बातचीत में उसे एक्सपोर्ट में साफ बढ़त मिली है, और इराक सीरिया मिलकर भूमध्य सागर तक जाने वाली अपनी पुरानी ऑयल पाइपलाइन को फिर से जिंदा करने की तैयारी में है। 4 अलग हेडलाइंस हैं, और लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हर एक खबर एक ही दिशा में इशारा कर रही है कि अब कोई भी देश ये जोखिम नहीं लेना चाहता है कि उसकी थाली, उसकी गाड़ी का टैंक या उसका एक्सपोर्ट बाजार किसी दूसरे देश की मर्जी पर टिका रहे। सवाल यह है कि इस आत्मनिर्भरता की होड़ में भारत कहां खड़ा है और इसका असर सीधे हमारी जेब पर कैसे पड़ने वाला है। तो चलिए आरंभ करते हैं एक एक खबर को गहराई से समझना और देखते हैं इन खबरों की बिग पिक्चर क्या निकल कर आती है। तो पहली खबर जो है, भारत अमेरिका ट्रेड बातचीत में एक्सपोर्ट एडवांटेज ढूंढ रहा है। यानी भारत सरकार ने कहा है कि अमेरिका के साथ चली ट्रेड बातचीत का नतीजा भारतीय एक्सपोर्टर्स के हक में आया है, और सरकार का दावा है कि इससे भारतीय सामान के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच आसान हुई है और टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता थी वो कम हुई है, और भारत को एक कॉम्पिटिटिव एज मिला है। यानी बाकी देशों के मुकाबले भारतीय एक्सपोर्ट सस्ता और आसान हो गया है। तो ये हुआ क्यों है? तो पिछले कुछ समय से अमेरिका अपनी ट्रेड पॉलिसीज को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाता रहा है, और टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी हर एक्सपोर्टिंग देश के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, और भारत के लिए और भी जरूरी था क्योंकि टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और आईटी सर्विसेज जैसे सेक्टर सीधे अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। और दूसरी तरफ वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश भी अमेरिकी बाजार में भारत को टक्कर दे रहे हैं, और ऐसे में भारत के लिए जरूरी था कि वो एक स्थिर और भरोसेमंद व्यापार समझौता कर ले ताकि लंबी अवधि की प्लानिंग की जा सके। तो दोस्तों, ये मायने क्यों रहता है? तो इसका सबसे सीधा फायदा एक्सपोर्टर्स को होगा, खासकर टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स बनाने वाली कंपनियों को, जिन्हें अब ज्यादा भरोसे के साथ ऑर्डर लेने का मौका मिलेगा। और इसका असर दोस्तों रोजगार पर भी पड़ता है, क्योंकि यही सेक्टर सबसे ज्यादा लोगों को काम देते हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए भी यह एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि पॉलिसी क्लैरिटी हमेशा कैपिटल को आकर्षित करती है, और सरकार के लिए यह विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। हालांकि आम उपभोक्ता पर इसका सीधा असर नहीं बल्कि परोक्ष रूप से पड़ेगा। बेहतर एक्सपोर्ट यानी कि बेहतर करेंसी की स्टेबिलिटी, और उससे महंगाई पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण भी दिखाई दे सकता है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की बात भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अवसर यहां पर यह है कि भारत को अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का सुनहरा मौका मिला है, खासकर उन सेक्टर्स में जहां चीन से अमेरिका दूरी बना रहा है। लेकिन जोखिम यह है कि ऐसे व्यापार समझौते अक्सर पूरी तरह से लिखित और स्थायी नहीं होते। राजनीतिक बदलाव या फिर अमेरिकी चुनाव माहौल इसे कभी भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसे गारंटी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी विंडो की तरह देखना चाहिए, जिसका फायदा हमें तेजी से उठाना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर दोस्तों हम बात करें तो अगले 1 महीने में इसका असर अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुकिंग में दिखाई देगा, अगर चीजें ट्रेड डील हो जाती है और फाइनल हो जाती है। अगर नहीं होती तो अभी हम अटके ही खड़े हैं। और जब भी ये ट्रेड डील होगी तो उसके अगले 1 साल में अगर ये बढ़त बरकरार रहती है तो भारत के ट्रेड डेफिसिट पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है, और अगर अगले 5 साल तक भारत इस मौके को सही रणनीति से भुनाता है तो यह भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के विकल्प के तौर पर और मजबूती से स्थापित कर सकता है, बशर्ते भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और लॉजिस्टिक्स को भी उसी रफ्तार से बेहतर करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस वक्त भारत एक्सपोर्ट में बढ़त की बात कर रहा है, ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में एक ऐसी खबर आई है जो सीधे भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स में से एक यानी कि चावल को छू सकती है। वो क्या है?
चीन का नया हाइब्रिड चावल जिसे बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, चीनी वैज्ञानिकों ने एक नई तरह का हाइब्रिड चावल तैयार किया है जो अपनी हाई यील्ड क्षमता को पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रख सकता है। और इसका मतलब है कि किसान अब इस चावल के बीज को हर सीजन नया खरीदने के बजाय खुद के खेत से बचाकर दोबारा बो सकते हैं। और यह संभव हुआ है हुएक्सू नाम के एक जीन की पहचान से। तो दोस्तों, ये हुआ क्यों है? तो दोस्तों, अब तक हाइब्रिड चावल की सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि उसकी अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में वही ताकत नहीं बचती, इसलिए किसानों को हर साल नया बीज खरीदना पड़ता था और यह किसानों की लागत भी बढ़ाता था और सीड कंपनियों पर उनकी निर्भरता भी बढ़ाता था। और चीन का मकसद साफ है कि फूड सिक्योरिटी को मजबूत करना, किसानों की लागत घटाना और हाइब्रिड चावल की खेती को दुनिया भर में ज्यादा टिकाऊ बनाना। यह चीन की लंबे समय से चली आ रही रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो कृषि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को फूड सिक्योरिटी जितना ही जरूरी मानता है। तो दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? तो भारत के लिए यह खबर सीधे तौर पर अहम है। क्यों है? क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर्स में से एक है, बल्कि सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर कंट्री है, बासमती और नॉन बासमती दोनों में। अगर चीन की यह टेक्नोलॉजी दुनिया भर में फैलती है तो इसका मतलब होगा कि दूसरे देशों में भी चावल की उत्पादन लागत घटेगी, जिससे ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। और भारतीय किसानों और सीड कंपनियों के लिए यह एक अलर्ट जैसा है, चेतावनी जैसा है कि टेक्नोलॉजी में निवेश और रिसर्च को और तेज करना होगा। और दूसरी तरफ, अगर कम लागत से ज्यादा पैदावार का यह फार्मूला भारत में भी अपनाया जा सके तो इसका सीधा फायदा भारतीय किसानों की आमदनी को भी हो सकता है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, यहां पर जोखिम यह है कि अगर भारत इस तरह की सीड टेक्नोलॉजी में पिछड़ता है तो लंबी अवधि में हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि चीन और दूसरे देश कम लागत में चावल उगा पाएंगे। और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो दोस्तों, भारत के पास खुद का मजबूत एग्री रिसर्च नेटवर्क है। अगर भारत सरकार और निजी सीड कंपनीज मिलकर इस दिशा में काम करें तो भारत भी अपने किसानों के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता है जो लागत घटाए और उत्पादन बढ़ाए। अब दोस्तों, अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें तो अगर जब भी ये चीज उतर के आती है बाजार में तो इसमें रिसर्च सर्कल में इस पर चर्चा तेज होगी। और अगर अगले 1 साल में यह टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर लागू होती है तो फिर ग्लोबल राइस सप्लाई में इजाफा हो सकता है। और अगर हम अगले 5 सालों की बात कर लें तो यह पूरी तरह से मामले को बदल सकता है कि दुनिया में चावल की खेती कितनी किफायती और टिकाऊ है। और जो देश इस टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएंगे उन्हें एक्सपोर्ट मार्केट में नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यहीं से बड़ी तस्वीर और स्पष्ट होने लगती है, क्योंकि जिस तरह चीन अपनी फूड सिक्योरिटी को लेकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसी ही बेचैनी हमें ऊर्जा बाजार में भी दिखाई दे रही। और इस बार किरदार है रूस। जी हां, रूस ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर बैन 2026 के अंत तक बढ़ा दिया है। रूस ने अपने पेट्रोल यानी कि गैसोलीन के एक्सपोर्ट पर लगा बैन पूरे 2026 के आखिर तक के लिए बढ़ा दिया है। और यह फैसला घरेलू बाजार में ईंधन की सप्लाई को स्थिर रखने और कीमतों को काबू में रखने के मकसद से लिया गया। पर यह हुआ क्यों है? तो दोस्तों, रूस की रिफाइनरीज लगातार तकनीकी दिक्कतों और हमलों की वजह से प्रभावित रही हैं, जिससे घरेलू सप्लाई पर दबाव बना हुआ है, मौसमी मांग भी बढ़ रही है। और अगर इसी वक्त एक्सपोर्ट खुला रहता है तो घरेलू बाजार में पेट्रोल की कमी और कीमतों में उछाल का खतरा था। दोस्तों, इसलिए रूस ने अपने घरेलू कंज्यूमर्स को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है। तो ये मायने क्यों रखता है? दोस्तों, भारत के लिए खबर सीधे कच्चे तेल के बाजार से जुड़ती है। रूस दुनिया के बड़े एनर्जी एक्सपोर्टर्स में से एक है और उसका कोई भी बड़ा फैसला ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और कीमतों पर असर डालता है। हालांकि यह बैन कच्चे तेल पर नहीं बल्कि रिफाइंड पेट्रोल पर है, फिर भी यह इस बात का संकेत है कि रूस अपने एनर्जी सेक्टर को लेकर कितना सतर्क हो गया है। भारत के लिए, जो अपनी ज्यादातर क्रूड जरूरत आयात से पूरी करता है, ऐसे किसी भी सिग्नल पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि इससे ग्लोबल रिफाइनिंग मार्जिन और फ्यूल कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो दोस्तों, यहां पर जोखिम यह है कि अगर रूस जैसे बड़े सप्लायर एनर्जी सेक्टर में इस तरह के प्रतिबंध लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो ग्लोबल फ्यूल मार्केट में अस्थिरता बनी रह सकती है। और अवसर यहां पर यह है कि भारत जैसे देशों के लिए यह अपनी रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने और फ्यूल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी लेने का मौका बन सकता है, क्योंकि जहां सप्लाई घटेगी वहां मौका बढ़ेगा।
लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो अगले 1 महीने में इसका सीधा असर लिमिटेड रहेगा, लेकिन ग्लोबल रिफाइंड फ्यूल कीमतों पर हल्का दबाव आपको दिखाई दे सकता है। अगर हम इसको 2026 के अंत तक ले जाते हैं, अगर यह बैन बरकरार रहता है जैसा रूस ने कहा है, तो यूरोप और एशिया के कुछ बाजारों में फ्यूल सप्लाई की दिशा बदल सकती है। और अगर यह ट्रेंड अगले साल भी आगे बढ़ता है तो फिर ग्लोबल प्राइसेस के ऊपर ज्यादा दबाव दिखेगा और ऐसे में सुरक्षा को लेकर हर देश और भी ज्यादा सतर्क और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा। और अब इसी से जुड़ती है अगली खबर, क्योंकि जहां रूस अपनी सप्लाई को घर में समेट रहा है, वहीं दूसरी तरफ इराक और सीरिया मिलकर अपने एनर्जी एक्सपोर्ट के नए रास्ते खोलने की तैयारी में। जी हां, चौथी खबर है कि इराक सीरिया की जो भूमध्य सागर तक जाने वाली पुरानी ऑयल पाइपलाइन फिर से जिंदा होने की तैयारी हो रही। जी हां, इराक और सीरिया ने मिलकर एक लंबे समय से बंद पड़ी ऑयल पाइपलाइन को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है, जो इराक के क्रूड ऑयल फील्ड्स को सीरिया के भूमध्य सागर तट से जोड़ती है। मकसद है एक्सपोर्ट के नए रास्ते खोलना और खाड़ी क्षेत्र पर निर्भरता कम करना। ये क्यों हुआ है? तो इराक जैसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर के लिए अभी भी उसका ज्यादातर एक्सपोर्ट खाड़ी के रास्ते और हॉर्मुज जल डमरू मध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय बड़ा जोखिम बन जाता है। और भूमध्य सागर के रास्ते एक वैकल्पिक एक्सपोर्ट मार्ग खोलने से इराक को ज्यादा लचीलापन मिलेगा और वह अपने क्रूड को यूरोपीय बाजारों तक सीधे और तेजी से पहुंचा सकेगा। तो दोस्तों, ये क्यों मायने रखता है? तो यहां पर ये समझिए कि यह खबर सीधे तौर पर ग्लोबल एनर्जी रूट्स की जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। अगर यह पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा होता है तो इराक की एक्सपोर्ट क्षमता और सौदेबाजी की ताकत बढ़ेगी और खाड़ी क्षेत्र पर दुनिया की निर्भरता थोड़ी कम होगी। और भारत के लिए भी यह अहम है, क्योंकि भारत क्रूड ऑयल का बड़ा आयातक है और सप्लाई के नए और सुरक्षित रास्ते खुलने से लंबी अवधि में कीमतों में स्थिरता आने की संभावना बनती है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी की भी बात करें तो दोस्तों, यहां पर जोखिम यह है कि सीरिया की राजनीतिक स्थिति अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है, इसलिए इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा होने में लंबा वक्त और भरोसा दोनों चाहिए। अवसर यहां पर यह है कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई रूट्स को डाइवर्सिफाई करेगा, जिससे किसी एक क्षेत्र में तनाव का असर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर उतना गहरा नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की दोस्तों अगर हम बात करें तो जब ये बनके तैयार होगा तो ऐसे समय में अगर मान के चलें अगले 5 साल में पाइपलाइन चालू हो जाती है तो ये मिडिल ईस्ट के एनर्जी एक्सपोर्ट मैप को स्थायी रूप से बदल सकती है और खाड़ी क्षेत्र पर दुनिया की निर्भरता को थोड़ा कम कर सकती है। दोस्तों, अब अगर इन चारों खबरों को एक साथ रखकर आप देखें तो एक चीज साफ नजर आती है, क्या कि हर एक खबर किसी न किसी रूप में सप्लाई चेन सोवरेनिटी यानी कि अपनी आपूर्ति श्रृंखला पर खुद का नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की कहानी है। चीन अपने खाद्य बीज पर आत्मनिर्भरता चाहता है ताकि किसान किसी और पर निर्भर न रहें। रूस अपने घरेलू ईंधन बाजार को बाहरी मांग से बचाना चाहता है और इराक और सीरिया अपने एनर्जी एक्सपोर्ट को किसी एक भू राजनीतिक चोक पॉइंट पर निर्भर नहीं रखना चाहते। और भारत अमेरिका के साथ अपने ट्रेड को ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद बनाना चाहता है ताकि उसका एक्सपोर्ट किसी एक बाजार की मर्जी पर न टिका रहे। और यह पैटर्न किसी एक सेक्टर का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच में आए एक बदलाव का संकेत है। हर देश अब वैश्वीकरण के भरोसे से ज्यादा अपनी सुरक्षा और नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहा है। बिग पिक्चर एनालिसिस अगर हम देखें तो यहां पर असली सवाल दोस्तों यह है कि भारत इस बदलती दुनिया में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो जवाब है, भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जा रही हैं। अपने एक्सपोर्ट बाजारों में विविधता लाना, अपनी कृषि टेक्नोलॉजी को मजबूत करना और अपनी एनर्जी सप्लाई को कई स्रोतों में बांटना। और इसका फायदा उन एक्सपोर्टर्स, किसानों और निवेशकों को होगा जो पहले से इस बदलाव के लिए तैयार हैं। जिन्हें अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए वे हैं कृषि टेक्नोलॉजी में काम करने वाली भारतीय कंपनियां, एनर्जी सिक्योरिटी पर निर्भर उद्योग और वो एक्सपोर्टर्स जो सिर्फ एक बाजार पर निर्भर हैं। अगले 1 दशक में
जो देश अपनी खाद्य, ऊर्जा और व्यापार तीनों में आत्मनिर्भरता और विविधता दोनों साथ पाएगा, वही वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत स्थिति में होगा। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया अब ग्लोबलाइजेशन से आगे बढ़कर सिलेक्टिव सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रही है और हर देश खुले बाजार का फायदा तो लेना ही चाहता है, लेकिन अपनी बुनियादी जरूरतों, चाहे फिर वह अनाज हो, ईंधन हो या एक्सपोर्ट मार्केट, उन पर पूरा नियंत्रण भी चाहता है। ज्यादातर मीडिया इन चारों खबरों को अलग अलग बिजनेस या साइंस की खबर की तरह दिखाएगा, लेकिन जो नजर इस पैटर्न को पकड़ेगी वही असली तस्वीर समझ पाएगी। तो आने वाले 3, 6 और 12 महीनों में इन बातों पर नजर रखनी चाहिए कि क्या भारत की सीड टेक्नोलॉजी रिसर्च तेज होती है, क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील का लिखित और स्थायी रूप सामने आता है, और क्या मिडिल ईस्ट में एनर्जी रूट्स को लेकर हलचल आगे बढ़ती है। और अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो कमोडिटी कीमतों में उतार चढ़ाव, एक्सपोर्ट कंपटीशन में बदलाव और एनर्जी सप्लाई में नई साझेदारियां देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ा जोखिम यहां पर यह है कि जो लोग इन बदलावों को सिर्फ खबर मानकर आगे बढ़ जाएंगे वे इस बड़े बदलाव में पिछड़ सकते हैं, लेकिन जो इसे रणनीति की तरह देखेंगे उनके लिए यही दौर सबसे बड़े अवसर की शुरुआत भी हो सकता है। अर्थात बिग पिक्चर इसका यही है कि आने वाला दौर उन देशों का होगा जो अपनी थाली, अपनी ऊर्जा और अपने बाजार तीनों पर नियंत्रण खुद रखना सीख लेंगे, और जो सिर्फ मौके का इंतजार करेगा वो पीछे रह जाएगा। जो आज से रणनीति बनाएगा वही आने वाले कल की सबसे बड़ी कहानी लिखेगा। तो दोस्तों, ये था आज का बिग पिक्चर, और यदि अभी तक आपने हमारा कमोडिटी टुडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी में शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये जानकारी सभी तक पहुंचे और हमें भी हौसला मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।